अस्सलाम वालेकुम, मैं मजीद हज़ाना, वेलकम टू एक्सपीरियंस चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, तो पहले हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी हिस्ट्री की जो जर्नी है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज और इनोवेशन और ब्रेक थ्रूज भी आए। सबसे पहले हम अगर ग्रीक की बात करें, ग्रीक के दौर में, तो वहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारी कल्चर प्रैक्टिसेस थी। जब वो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन हो जाता था उसको ट्रीट करते थे। तो पहले क्या करते थे, ब्रेड मोल्ड यूज करते थे उसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या थी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज थी। अब उनको ये नहीं पता कि इसमें कौन सी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज और ये कैसे वर्क करता है, लेकिन वो उसको प्रैक्टिसेस को यूज करते थे। और कभी कभी वो सॉइल को यूज करते थे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। बाद में पता चला कि जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे बैक्टीरिया, बाकी बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। इस वजह से वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होता था वो क्या होता था, ट्रीट हो जाता। इसी तरह से आगे हम आते जाएं तो 19वीं सेंचुरी में अगर हम देखें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे 1928 में, जिन्होंने सबसे पहले जो ट्रू एंटीबायोटिक थी डिस्कवर की। पेनिसिलिन न्यूटेटम को वो ऑब्जर्व करे तो उन्होंने देखा कि इसने कोई ऐसा सब्सटेंस रिलीज किया है, ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो बैक्टीरिया की रेंज थी वो क्या हुई, कील हुई। वहाँ से ये उन्होंने डिस्कवर की। सबसे पहली एंटीबायोटिक थी वो कौन थी, पेनिसिलिन। ठीक है, क्योंकि इसे पेनिसिलिन से डिस्कवर किया गया था, इसका नेम भी पेनिसिलिन रखा गया। अब इसका जो मैसिव यूज था पेनिसिलिन का वो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन थे। कुछ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन की बहुत ही मैस प्रोडक्शन की गई, और इस तरह से पेनिसिलिन ने वो बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले किया इन वर्ल्ड वॉर 2 टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसी तरह से आगे जिस तरह से बढ़ता गया काम, बहुत सारी बाकी सारी एंटीबायोटिक भी डिस्कवर हुई। लेकिन हम जो गोल्डन एज ऑफ एंटीबायोटिक्स बोलते हैं वो बिटवीन 1940 टू 1960, इस जो दरमियान में टाइम है इसको हम बोलते हैं द गोल्डन एज ऑफ एंटीबायोटिक, क्योंकि इस दरमियान में इस टाइम में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दूसरी एंटीबायोटिक भी डिस्कवर हुई, जिसमें आप देख लीजिए टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो ये थी एज जिसमें क्या हुआ, एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई और अब तक डिस्कवर हुई जा रही है। इस तरह से हमने क्या किया कि एंटीबायोटिक्स को स्टडी किया और देखा कि कैसे एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कि दे आर द क्लास ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो हम सब्सटेंसेस यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। अब जो एंटीबायोटिक तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ना दो तरीकों से यूज किया जाता है, मतलब इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। एक तो ये क्या करते हैं कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, वहां पे रोक देते हैं। उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी। जहाँ पे हम एंटीबायोटिक यूज करें तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को क्या करे, इनहिबिट कर दे। लेकिन अगर हम कोई ऐसी एंटीबायोटिक यूज करें कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसको प्रॉपर्ली किल कर दे, तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टेटल एक्टिविटी। जहाँ पे वो क्या कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। और बैक्टीरियोस्टेटिक में क्या करेगा कि उसकी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देगा, और बैक्टीरियोस्टेटल में उसको किल कर देगा। तो इस तरह से जो एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या करती हैं, काम करती है, या तो बैक्टीरिया को वहाँ पे किल कर देती है या फिर उसकी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देती है। अब इसके एंटीबायोटिक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो कभी उसकी सेल वॉल की, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसकी ग्रोथ को कम कर देती है, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिट कर देती है, या तो उसको प्रॉपर्ली किल कर देती है। आगे अब हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स की कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं और वो किन किन में ट्रीटमेंट्स में यूज होती हैं, और उनका जो मैकेनिज्म है इनहिबिट करने का या किल करने का वो क्या है। सबसे पहले देखते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो मैकेनिज्म है, जब वो किल करती है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तो क्या करती है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस होती है उसको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। जब उसकी सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं करेगा। तो ज़्यादातर जो यूज होती है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन को। अगर हम पेनिसिलिन की एग्जांपल देखें तो उसमें पेनिसिलिन और अमोक्सिलिन आती है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन की जो इनहिबिशन है वो बिल्कुल पेनिसिलिन की तरह है कि ये भी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट कर देता है, और उसकी जो रेंज है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का ये कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स में यूज होता है कि वाइड रेंज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में सेफेलोस्पोरिन यूज होती है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या है, सेफेलोस्पोरिन। उसके पास हमारे पास क्या है, मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स देखें, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन और जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये तीनों इनहिबिट करती हैं बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है,
ये तीनों प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है बैक्टीरिया की उसको इनहिबिट कर देते हैं, तो आगे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। अब पहले हम मैक्रोलाइड्स की बात करें तो ये बहुत सारे रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं उनकी ट्रीटमेंट में यूज होता है। और इसमें अगर एग्जाम्पल आप देखें तो एरिथ्रोमाइसिन की ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन को भी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, एक्ने और कुछ लाइन डिजीजेज में जो होती हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो लाइन डिजीज है ये ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो इन्फेक्टिव जो टिक्स होती हैं उनके बाइट करने से होती है ह्यूमंस को, ठीक है। इसमें आप अगर एग्जाम्पल लें तो टेट्रासाइक्लिन के ले सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड। ज़्यादातर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनको ट्रीट करने के लिए अमाइनोग्लाइकोसाइड यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन की एग्जाम्पल है। आखिरी जो हम देखेंगे टाइप ऑफ एंटीबायोटिक वो क्या है हमारे पास, क्विनोलोन, जो ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया की जो डीएनए की रेप्लिकेशन है उसी को इनहिबिट कर देता है। जब डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, ठीक है, बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया से आगे से जो उसकी प्रोडक्शन होगी, जो नंबर होगा वही इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। क्विनोलोन भी ज़्यादातर रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। और इसमें जो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं लिवोफ्लेक्सिलिन और सिप्रोफ्लेक्सिलिन की। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करती हैं। कुछ सेल वॉल की इसकी सिंथेसिस को कम कर देती है, इनहिबिट कर देती है। कुछ उसके डीएनए रेप्लिकेशन को जाके कम कर देंगी, इनहिबिट कर देंगी। तो क्या होगा कि जब रेप्लिकेशन नहीं होगी तो बैक्टीरिया भी आगे ग्रो नहीं करेगा, सेल वॉल सिंथेसिस भी नहीं होगी तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, और कुछ जाके उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। तो इस तरह से हर एक एंटीबायोटिक का क्या होता है, जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट तरीके से जाके बैक्टीरिया को या तो किल करती है या जो उसकी ग्रोथ होती है उसको क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। और डिफरेंट यूजेस से कि कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वहाँ पे कौन सी एंटीबायोटिक यूज कर सकती हैं। ब्रॉड रेंज भी होती है और नैरो रेंज भी होती हैं। ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स होती हैं जो डिफरेंट, जो एक अगर हम एंटीबायोटिक लें तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सके। और अगर नैरो रेंज की अगर हम बात करें तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि नैरो रेंज का मतलब ये है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट करने की जो एबिलिटी होती है उन एंटीबायोटिक्स की क्या होती है, वो कम होती है। तो बात कर रहे थे हम एंटीबायोटिक्स की और उनके डिफरेंट मैकेनिज्म की, तो आगे हम देखते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, अगर हम कोई एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो वो उसकी रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करेगी, ठीक है। तो अगर हम कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट कर रहे हैं और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो रहा तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस बैक्टीरिया ने उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या कर लिया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब रेजिस्टेंस जो डेवलप होती है बैक्टीरिया जो कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स की, उसकी डिफरेंट काजेज हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो बैक्टीरिया उसने खुद म्यूटेशन की और म्यूटेशंस की वजह से उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली उस एंटीबायोटिक के जो हमने एंटीमाइक्रोब जो सब्सटेंस दिया है। दूसरी वजह ये है कि जब आप अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, लेकिन आप जो ट्रीटमेंट है वो दरमियान में ही क्विट कर दिया, आपने दरमियान में छोड़ी, पूरा ट्रीटमेंट किया ही नहीं आपने, तो क्या होगा कि जब आपने कोई मेडिसिन पूरी ली नहीं है तो बैक्टीरिया उसके खिलाफ क्या करेगा, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा। इसी तरह से अगर आप बहुत ही इरेगुलर यूज़ करें एंटीबायोटिक्स का या मिस यूज़ करें और अगर एक क्वांटिटी आपको बताई गई है उससे अगर आप ज़्यादा लें, डोज लें, ओवर डोज ले रहे हैं, तो भी क्या होता है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होगी है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, आप बैक्टीरिया ने कर ली है रेजिस्टेंस, तो इससे क्या होगा कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन का वो कभी भी क्योर नहीं होगा। जब वो क्योर नहीं होगा तो फिर डिजीज डेवलप कर जाएगी। डिजीज डेवलप, अब आपको जो लो कॉस्ट पे आप वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, अब आपको उसको हाई पे जाना पड़ेगा, आपको एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। इससे आपके हॉस्पिटल की जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। और एक वजह ये भी है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, अगर किसी एक बैक्टीरिया ने डेवलप कर लिया है तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर भी करता है, ठीक है। जब ये ट्रांसफर करेगा थ्रू कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन, किसी भी तरीके से जो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस कर दिया, ये डिफरेंट बैक्टीरिया में फिर सर्कुलेट कर जाएगा, एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इस तरह से जो हमारी जो डिजीजेज हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, वो भी कभी क्योर नहीं होगा। तो आगे हम बात करते हैं एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स की, कि जब कोई एंटीबायोटिक लेता है तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक को ये साइड इफेक्ट्स हो, लेकिन जिनमें देखे गए उनमें ज़्यादातर डायरिया, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग और सिकनेस या फीवर देखा गया है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक को साइड इफेक्ट्स हों, कुछ को होते हैं और कुछ को नहीं होते, इट्स ओके। आगे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2019 में आया था CSS में, कि वाई एन इनडिस्क्रिमिनेट एंड कैजुअल यूज ऑफ एंटीबायोटिक मे बी प्रूवन डेंजरस, ठीक है। तो अगर हम कैजुअल यूज करेंगे, इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे एंटीबायोटिक्स का, तो वो डेंजरस कैसे हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रिलेट करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से।
जैसे कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया कब डेवलप करते हैं, या म्यूटेशंस हो जाएं, या हम जो एंटीबायोटिक्स का उसका जो यूज़ है वो इम्प्रॉपर करें या मिस यूज़ करें, या उनका जो डोज थी उनसे ज़्यादा करें, या अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा टू दी एंटीबायोटिक, ठीक है, जो आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं। अगर इससे डेंजरस कैसे हो सकती है, हमने ये प्रूव करा, मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल एक दी कि अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया तो जाहिर सी पहली बात यह कि आपका जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वही ट्रीट नहीं होगा। अगर आप कोई ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट कर रहे हैं जिसमें आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम हो। लेकिन अगर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया है तो अब क्या होगा कि कोई भी उस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, तो वो इन्फेक्शन ट्रीट करवाने के लिए फिर आपको जो एक्सपेंसिव है वहाँ पे जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट्स के लिए। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जाना जाएगा तो आपके जो हॉस्पिटल के बिल्स है वो भी ज़्यादा होंगे। हो सकता है कि जो आप इन्फेक्शन ट्रीट करवा रहे हो वहाँ पे आपको ज़्यादा देर के लिए जाना पड़े। तो जो चीज़ एक पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगी तो एंटीबायोटिक खाने से इन्फेक्शन क्योर हो सकता था, अब जबकि उसमें रेजिस्टेंस आ गई है तो अब उसको ट्रीट करने के लिए उसका जो ट्रीटमेंट है, जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी कॉस्ट होती है इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए वो भी अब क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप एग्रीकल्चर लेवल पे एंटीबायोटिक्स का मिस यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या होता है कि वो उन एनिमल्स से फिर कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, ह्यूमंस में। तो अगर जो एंटीबायोटिक है वो ह्यूमंस में ट्रांसफर होगी एनिमल से, तो फिर ये कहाँ आपकी फूड चेन में चली गई है। इसी तरह से जो रेजिस्टेंस है, ये जीन्स है, ये मूव करते रहते हैं और फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमन की हेल्थ पे भी इफेक्ट आता है। तो अगर एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया कि जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर भी होते रहते हैं, तो इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा रेजिस्टेंस का। तो कभी भी वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिनको आप नॉर्मली ट्रीट कर रहे थे अब कभी भी ट्रीट नहीं कर सकेंगे। तो ये डेंजरस कैसे हुई, डेंजरस इस वजह से हुई कि जब जिस तरह से बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है तो अब वो, अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल ह्यूमंस की भी दी कि एनिमल से अगर वो जीन ह्यूमन में गया तो फिर फूड चेन में, तो एक तो उसने वहाँ पे मेजर लेवल पे फूड चेन को पूरी को डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद अगर कोई रेजिस्टेंस आ गई है किसी डिजीज़ की, किसी इन्फेक्शन की, तो वो कभी भी आप जब उसे लो कॉस्ट पे गए थे तो कभी वहाँ पे ट्रीट नहीं होगी, तो अब उसके लिए आपको ट्रीटमेंट भी महंगा करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप मिस यूज़ करेंगे, ओवरडोज लेंगे, ट्रीटमेंट को दरमियान में छोड़ देंगे, तो इसके बहुत ज़्यादा काजेज़ हैं कि आपका जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो बैक्टीरिया में ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह से जो एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस है वो आपको क्या डेंजरस प्रूवन हो सकती है।